Hello student, welcome again in SGPS online classes. Today we are discussing a new topic in this chapter, issue of share. Issue of share is a procedure for a company in which share are issued to general public. There are various method. We discuss all one by one. First of all, a company can issue its share first for consideration other than cash and second for cash. In this topic, first of all we discuss issue of share for consideration other than cash. Issue of share other than cash: when a company issues share as a consideration for purchase of business assets or services, it is called issue of share for consideration other than cash. जब कभी कंपनी अपने शेयर को इशू करती है किसी बिजनेस परचेज के बदले या किसी एसेट्स परचेज के बदले या कोई जो सर्विस जो कंपनी को प्रोवाइड हो रही है उसके बदले में शेयर अगर इशू करती है तो वो कंसिडरेशन अदर देन कैश कहलाता है, जिसमें कंपनी पैसा नहीं लेके बदले में बिजनेस एसेट्स या कोई सर्विस लेती है। फिर हम डिस्कस करते हैं सेकंड, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। व्हेन कंपनी रिसीव अमाउंट इन चेक, डिमांड ड्राफ्ट और इन अदर फॉर्म अगेंस्ट द इशू ऑफ शेयर, इट इज़ कॉल्ड इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। जब कभी कंपनी बदले में कैश, चेक या कोई ड्राफ्ट या इसी फॉर्म में इक्विवेलेंट टू कैश कोई चीज़ लेती है और बदले में शेयर इशू करती है तो वो कहलाता है इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। अब इसमें जो अमाउंट पेबल है, ऑन इशू ऑफ शेयर अमाउंट में बी पेबल इनटू टू वेज। अमाउंट पेबल जो है वो दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट, इन वन लमसम ऑन एप्लीकेशन, पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन में एक साथ। एंड व्हेन शेयर आर इशूड एंड पेबल फुल्ली इन अ सिंगल इंस्टॉलमेंट ऑन एप्लीकेशन, इट इज़ कॉल्ड लमसम ऑन एप्लीकेशन। और दूसरा इसमें तरीका है शेयर पेबल इन इंस्टॉलमेंट, यानी कि वही पैसा टुकड़ों में लिया जाता है। when the amount issue of share payable in different stages such on application allotment or one or more call, it is called share payable in installment। अब हम बात करते हैं शेयर इशू कितने टाइप से किए जा सकते हैं। अब कंपनी में इशू ऑफ शेयर आइदर और द फॉलोइंग टर्म्स: फर्स्ट, इशू ऑफ शेयर एट पार एंड सेकंड, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। और इससे पहले डिस्काउंट पे भी इशू होते थे, लेकिन अब जो है वो इसमें हटा दिया गया है। अब केवल प्रीमियम और एट पार इशू किए जाते हैं। तो पहले इन दोनों को अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन लेंगे न्यूमेरिकल्स तो उसमें ये जानकारी अपने को होनी चाहिए। तो इशू ऑफ शेयर फॉर केस में हमने दो तरीके समझे, एट लमसम और इन इंस्टॉलमेंट। तो पूरा पैसा एक साथ लिया जाता है उसे हम बोलेंगे लमसम, और जो टुकड़ों में अगर पैसा लिया जाएगा, कुछ पैसा एप्लीकेशन पे, कुछ अलॉटमेंट पे और कुछ कॉल्स पे, ये कहलाएगा इन इंस्टॉलमेंट। अब शेयर जो है वो दो तरीके से इशू किए जा रहे हैं। एक तो इशू एट पार, यानी कि जो शेयर की फेस वैल्यू है उसी वैल्यू पे अगर इशू किया जाए तो वो इशूड एट पार कहलाता है। When share are issued at price equal to face or nominal value, it is called issue of share at par. For example, a share of ₹10 issued at ₹10। 10 रुपये का शेयर 10 में इशू किया जा रहा है तो ये एट पार कहलाएगा, यानी कि फेस वैल्यू या नॉमिनल प्राइस पे जो इशू किया जाता है शेयर वो कहलाता है इशूड एट पार। और इस नॉमिनल या जो इसकी फेस वैल्यू है उससे अगर एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है तो वो कहलाता है प्रीमियम। वो हम समझते हैं बी पॉइंट में। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम: व्हेन शेयर आर इशूड एट हायर प्राइस देन फेस वैल्यू, इट इज कॉल्ड इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। फॉर एग्जांपल, शेयर ऑफ ₹10 इशूड एट 15 रुपीज ईच। 10 रुपये का शेयर 15 रुपये में इशू किया जा रहा है तो वो कहलाएगा इशूड एट प्रीमियम। और प्रीमियम जो है वो उसकी फेस वैल्यू से भी ज़्यादा हो सकती है, जैसे 10 रुपये का शेयर 30 रुपये में भी इशू किया जा सकता है 20 रुपीज़ प्रीमियम पे। और जैसा भी अपन ने डिस्कस किया था कि पहले ये डिस्काउंट पे भी इशू किया जाता था। इन पास्ट
companies could issue share at discount, but now as per section 53 of Company Act 2013 of a company shall not issue share at discount except provided in section 54 sweat equity share may be issued at discount. तो इसमें कंपनी जो है वो डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती, लेकिन 54 में जो इसका एक प्रोविज़न है जिसमें स्वेट इक्विटी शेयर जो है वही डिस्काउंट पे इशू किए जा सकते हैं। तो कुल मिला के कंपनी जनरल पब्लिक को जो है डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं करती, ओनली स्वेट इक्विटी शेयर कोई इशू किया जा सकता है। और जो स्वेट इक्विटी शेयर जो है वो हम इसी टॉपिक में आगे समझेंगे। अब हम समझते हैं प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर। इस प्रोसीजर को हम समझने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले कंपनी जैसे एक जनरल पर्सन, कोई भी एक ओनर है जो प्रोप्राइटरशिप चलाता है, जो आपने समझे थे अलग अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी अलग अलग ये जो हैं। तो एक ओनर को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसी को अप्लाई नहीं करना पड़ता, उसमें सिंपल प्रोसीजर है, कोई भी आदमी बिजनेस में पैसा लगाएगा और बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। वैसे ही पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें इतनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो नहीं है। लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में एक डिफरेंट फॉर्म है, जिसमें जो उसके ओनर हैं एक्चुअल शेयर होल्डर वो डायरेक्टली मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, इनडायरेक्टली करते हैं। तो जब भी ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे कंपनी में और कंपनी इनको शेयर इशू करेगी तो उसका एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है, और वही प्रोसीजर कहलाता है प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर। अ कंपनी हैज़ टू फॉलो द गाइडलाइंस इशूड बाय सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो सेबी है उसकी जो गाइडलाइन है वो कंपनी को फॉलो करनी होती है, और उन गाइडलाइन के अंडर ही कंपनी अपने शेयर इशू कर सकती है। तो इसमें जो कंपनी एक्ट है उसमें ये प्रोविज़न है कि जो सेबी की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ही शेयर इशू किए जाएंगे। तो फॉर इशू ऑफ शेयर फॉलोइंग प्रोसीजर बीइंग फॉलोड, ये प्रोसीजर फॉलो की जाती है। सबसे पहला होता है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इशू करनी होती है जनरल पब्लिक को। तो ये जनरल एंट्री में जब हम समझेंगे तो उसमें इसका रोल नहीं है, लेकिन ये प्रोसीजर जो है अपने को पता होना चाहिए, और इसी प्रोसीजर के थ्रू ही कंपनी अपने जो है शेयर इशू कर सकती हैं। तो सबसे पहला होता है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में एक तरह से कंपनी का जो इंट्रोडक्शन होता है और एक इनविटेशन होता है जनरल पब्लिक को, और ये सारी जो कंपनी से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन इसमें होती है। एंड prospectus is an invitation to the public to purchase its share. It describes the profitability and soundness of the business of a company to attract the investing public. It contains various information like name and address, registered office of company, name and address of director, object of company, risk involved in the issue, consent from SEBI authorized and issued capital of the company, and the number of share now offered for subscription, terms of present issue, date of issue, close of issue। ये सारी चीज़ें जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो इसमें होता है। तो हम इसको समझते हैं इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस को। फॉर इशू ऑफ शेयर a public company issue prospectus according to section 270 of the Company Act. Prospectus means any notice, circular, advertisement or other document inviting offer to public for subscription or purchase of any securities of a body corporate, or say prospectus in invitation to the public for purchase of securities of company. Generally prospectus contain history of the company, main object, present business, knowledge about and project management of the company etc. तो कुल मिला के एक जनरल पब्लिक को जो इनविटेशन है कंपनी की तरफ से, और अपनी जो सारी चीज़ें कंपनी से रिलेटेड रिस्क, उसके प्रोजेक्ट और वो सारी चीज़ें पब्लिक को बता के अट्रैक्ट करना है, तो ये एक तरह से इनविटेशन है जनरल पब्लिक को। तो हमने ये समझा इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ शेयर। अब इसमें प्रोस्पेक्टस में
जो भी इंफॉर्मेशन है उन इंफॉर्मेशन को देखकर जो इन्वेस्टर है और इंटरेस्टेड है कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो फिर वो कंपनी को अप्लाई करता है और एप्लीकेशन से वो इसमें कंपनी के शेयर परचेज करने के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये सारा प्रोसीजर जो है, इसमें सबसे पहले प्रोस्पेक्टस आया, उसके बाद अप्लाई करना आ रहा है। तो इसमें जनरल पब्लिक जो है वो अप्लाई करेगी कंपनी को। तो एक तरह से प्रोस्पेक्टस को जो है वो रेस्पॉन्स है, वो हम समझते हैं इसमें एप्लीकेशन ऑफ शेयर। इन रेस्पॉन्स टू द इन्विटेशन गिविंग थ्रू द प्रोस्पेक्टस, द पर्सन intending to subscribe to share of a company deposit their application on prescribed form along with the application money to the banker of the company. The amount deposited along with the application form is called application money. As per section 39(2) of the Company Act, the amount payable on application on average security shall not be less than 5% of the nominal amount of the security or such of percentage or amount as may be specified by SEBI or regulation on behalf. As per this, amount payable on application on every security shall be not less than 25% of the issue price of the security. तो इसमें एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसमें जितने भी नंबर ऑफ शेयर जो इन्वेस्टर खरीदना चाहता है वो उसके लिए अप्लाई करता है, और उसके साथ जो भी अमाउंट मांगा गया है जो 5% से कम नहीं होना चाहिए सेक्शन 39(2) के अकॉर्डिंग, और सेबी की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग, और इसमें जो अपने बुक के अकॉर्डिंग 25% की गाइडलाइन है कि 25% से इसका पैसा कम नहीं होना चाहिए। एक्ट में स्टार्टिंग में 5% था और टाइम टाइम से इसमें सेबी जो है वो चेंज करती है, तो एट प्रेजेंट इसमें 25% से कम नहीं होना चाहिए जो भी उसकी नॉमिनल प्राइस है। जैसे फेस वैल्यू 10 रुपये है तो कंपनी 2.5 रुपये से कम का पैसा एप्लीकेशन के साथ नहीं मांगेगी, 2.5 रुपये या उससे ज़्यादा ही मांगेगी। तो कम से कम जो मिनिमम अमाउंट है एप्लीकेशन का वो 25% होना चाहिए एज पर गाइडलाइन ऑफ सेबी। और 39(2) में जो सेक्शन है कंपनी एक्ट 2003 की, उसमें 2013 की, उसमें भी ये आपको गाइड किया गया है कि 5% से कम नहीं होना चाहिए, और साथ ही ये पॉइंट भी उसमें है कि जो सेबी टाइम से टाइम गाइड करे, तो सेबी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 25%। तो इसमें क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में कि भाई एप्लीकेशन के साथ मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए, तो ये है 25% आपको इसमें आंसर देना होगा। तो ये एप्लीकेशन है जिसमें जनरल पब्लिक जो है वो अप्लाई करेगी। वो हो गया सेकंड पॉइंट अपने, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करना और फिर एप्लीकेशन जो है वो रिसीव करना होता है। अब इसका हम पॉइंट देखते हैं अगला, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अब कंपनी जो एप्लीकेशन रिसीव करेगी उस पर कंपनी जो है एक्सरसाइज करके कि भाई कितना अपन उनको अलॉट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ज़्यादा भी एप्लीकेशन आ जाती है, कभी कम भी आती है, तो अलग अलग टाइप से ये अलॉटमेंट है, इसको हम समझते हैं। तो इसमें जो अलॉटमेंट है उसके साथ भी कुछ पैसा कंपनी मांग सकती है और शेयर जो है वो शेयर होल्डर को अलॉट करती है। तो अलॉटमेंट के बाद ही जो है शेयर होल्डर वो बनते हैं, क्योंकि अप्लाई किया, अप्लाई करना अलग चीज़ है और अलॉट करना अलग चीज़ है। तो एप्लीकेशन के टाइम तक तो वो शेयर होल्डर जो है वो अप्लाई कर रहे हैं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी में। अब कंपनी के पास डिसीजन है कि वो उनको शेयर अलॉट करे या नहीं करे। कंपनी चाहे तो शेयर को रिजेक्ट भी कर सकती है और पैसा रिफंड कर सकती है, और कंपनी चाहे तो अलॉट कर सकती है। अलॉटमेंट के बाद ही वो शेयर होल्डर बन पाते हैं। तो हम अलॉटमेंट को समझते हैं। आफ्टर द लास्ट डेट फिक्स फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी एक्सपायर द बैंक सेंड एप्लीकेशन ऑफ द कंपनी, द डायरेक्टर ऑफ कंपनी कैन नॉट प्रोसीड टू अलॉट शेयर अनलेस मिनिमम सब्सक्रिप्शन मेंशन इन प्रोस्पेक्टस हैज बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी। तो ये पॉइंट जो मैंने बोला अभी, इसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो भी रिसीव करना ज़रूरी होता है, और
उसके बाद ही कंपनी उनको शेयर अलॉट करती है। और ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है, जितना भी ऑफर किया उसका 90% होता है। तो इस सब प्रोसीजर को हम समझते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर में, एक एक करके। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर, allotment of share means distribution of share among the applicants. The board of director make the allotment of share according to various provision of the act, and applicant become shareholder after allotment of shares to him. तो शेयर अलॉट करने के बाद ही जो एप्लीकेंट है वो शेयर होल्डर बन पाते हैं। तो कंपनी अलॉटमेंट जब कर देती है शेयर का तो वो शेयर होल्डर बन जाते हैं। अब इसमें शेयरमेंट अलॉटमेंट के लिए, शेयर के अलॉटमेंट के लिए जो कंपनी को प्रोविजंस जो है वो हम समझते हैं। अ पब्लिक कंपनी कैन अलॉट शेयर आफ्टर फॉलोइंग द प्रोविजंस। ये जितने भी प्रोविजन, इनको फॉलो करने के बाद ही कंपनी अपने शेयर अलॉट कर सकती है। तो इसमें फर्स्ट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। एज पर सेक्शन 39(1), नो अलॉटमेंट ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ ए कंपनी ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन shall be made unless the amount stated in the prospectus as a minimum amount has been subscribed, and the sum payable on application for the amount so stat has been paid on receiving by the company by check or any other instrument. As per SEBI guideline, company cannot allot the share until they receive at least 90% subscription of the whole of the issue. यानी कि कंपनी जो पब्लिक को ऑफर कर रही है उन शेयर का 90% अप्लाई होना जरूरी है। 90% अप्लाई होगा तो ही, और वो पैसा रिसीव होना भी जरूरी है साथ के साथ। जो एप्लीकेशन बनी है उन 90% शेयर पे रिसीव हो जानी चाहिए, कैश में या जो भी अदर फॉर्म में, चेक से या ड्राफ्ट से। वो जब तक नहीं होगी तब तक कंपनी शेयर अलॉट नहीं कर सकती। और ये 90% जो है वो सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। और दूसरा इसमें पॉइंट है, एज पर सेक्शन 43, ऑल मनीज रिसीव ऑन एप्लीकेशन फ्रॉम द पब्लिक for subscription to the securities shall be kept in separate bank account in scheduled bank। और जो भी जनरल पब्लिक से पैसा मिल रहा है, जो 90% कलेक्शन नहीं हो जाता तब तक वो एक स्पेसिफिक अकाउंट में सेपरेट जो है, सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना होता है। और अब हम डिस्कस करते हैं इसका पीरियड। जो पीरियड है उस पीरियड में कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव करना होता है, वो हम समझ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39(3), इन स्टेटेड मिनिमम अमाउंट हैज नॉट बीन सब्सक्राइब एंड द सम पेबल ऑन एप्लीकेशन इज नॉट रिसीव विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज। यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर, जो ऊपर सेबी के अकॉर्डिंग गाइडलाइन है कि 90% रिसीव हो जाना चाहिए, वो 90% पैसा 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिसीव हो जाना चाहिए from the date of issue of prospectus or such other period, or may be specified the Security Exchange Board of India. Amount received shall be written within such time manner as may prescribe. The amount share issued consideration other than cash will not be included in calculating of मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इसमें ये ध्यान रख 30 दिन के अंदर अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पैसा मिल जाना चाहिए, और इसमें अदर देन कैश वालों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। और अगर पैसा 30 दिन के अंदर अंदर नहीं मिलता तो कंपनी को वापस रिटर्न करना होता है, और कंपनी अपने शेयर अलॉट नहीं कर सकती। अब इसमें एक फोर्थ पॉइंट और है, बिफोर द इश्यू of share to public, a company has to apply one or more stock exchange to get permission to trade its share. Name of such stock exchange will be stated in prospectus where such application is filed. और कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में भी अप्लाई करना होता है, और कम से कम जो शेयर इशू कर रहे हैं उसको कम से कम 2 स्टॉक एक्सचेंज में इसका अप्लाई करना जरूरी होता है, और उन स्टॉक एक्सचेंज के नाम जो है प्रोस्पेक्टस में भी साथ के साथ देने होते हैं कि उन्होंने कहाँ पे अप्लाई किया है। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कंपनी जो है अपने शेयर सेल करती है, तो स्टॉक एक्सचेंज का नाम इसमें देना जरूरी होता है।
तो ये प्रोसीजर है। अब उसके बाद इसमें होता है डिस्पैचमेंट ऑफ अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर का डिस्पैचमेंट किया जाता है, ये ऊपर जो सारी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करने के बाद। लेटर ऑफ अलॉटमेंट आर सेंट बाय द कंपनी टू सेक्रेटरी टू हुज एप्लीकेशन whom शेयर आर अलॉटेड। तो कंपनी सेक्रेटरी जो है वो जो भी शेयर अप्लाई कर रहे हैं और जिनको अलॉटमेंट किया जाएगा उनको अलॉटमेंट लेटर जो है वो कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू जाता है, और जिनको नहीं अलॉट किए जा रहे हैं शेयर, उन शेयर होल्डर को वापस पैसा जो है वो रिफंड कर दिया जाता है। फिर है फाइलिंग अलॉटमेंट रिटर्न टू रजिस्ट्रार। फिर रजिस्ट्रार को अलॉटमेंट का रिटर्न जो है वो सबमिट करना होता है। When the allotment of share is over, the company required to submit the return of allotment to the registrar of company within 30 days of allotment। allotment के 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को अलॉटमेंट का जो रिटर्न है वो फाइल करना होता है, और उसके बाद जो है वो शेयर सर्टिफिकेट जो है इशू किया जाता है। शेयर सर्टिफिकेट इज बेसिक एविडेंस ऑफ टाइटल ऑफ ए मेंबर ऑफ शेयर स्पेसिफाइड इन इट। उसमें शेयर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ शेयर होते हैं कि इतने शेयर उस पर्टिकुलर पर्सन को जो अलॉट किए गए हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46(1) द कंपनी एक्ट 2013, अ सर्टिफिकेट इशूड अंडर द कॉमन सेल ऑफ कंपनी specifying the share held by any person shall be prima facie evidence of the title of the person such share। ये उसका ऑनरशिप जो है शेयर की उसका प्रूफ है और एक फर्स्ट एविडेंस है जिसके बेस पे उसको इतने शेयर अलॉट हुए हैं और वो उन शेयर का ओनर है। इस चीज़ का प्रूफ है, वो शेयर सर्टिफिकेट जो है वो कंपनी इशू करती है। तो ये था प्रोसीजर। अब उसके बाद होती है कॉल ऑन शेयर। अलॉटमेंट हो जाने के बाद अगर कुछ पैसा, जैसा कि हमने दो एट लमसम है तो पूरा पैसा ही एप्लीकेशन के साथ आ जाएगा, लेकिन जब इंस्टॉलमेंट में होता है तो कुछ पैसा जो है वो कॉल पे होता है, जब कंपनी चाहे कॉल कर सकती है। तो ये है कॉल ऑफ शेयर। Call on share. After the amount called with the application allotment, the balance of amount payable on share, if any, the company can call this amount on installment. Each of such installment is called call on share. Call on share are made according to the provision laid down in the article of association. If the company has not article of association or rule not laid down in it, in case of company adopt table F of Company Act 2013, which are as follows। तो इसमें कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना हुआ है उसमें जो भी रूल्स हो उसके अकॉर्डिंग वो कॉल पे पैसा मांग सकती है। अगर कुछ पैसा बाकी रह गया है, कुछ पैसा एप्लीकेशन पे, कुछ अलॉटमेंट पे, उसके बाद भी जो पैसा बच जाता है वो कंपनी कॉल करके मांग सकती है। उसी को बोलते हैं कॉल ऑन शेयर। और ये पैसा जो कंपनी है अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है मांग सकती है। और किसी कंपनी ने अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बना रखा है तो उसको टेबल एफ जो है कंपनी एक्ट 2013 की उसको अडॉप्ट करना होता है। और उसमें ये प्रोविज़न है, देयर शैल बी गैप बिटवीन एटलीस्ट 1 मंथ बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कॉल्स। जो भी दो कॉल हैं उनके बीच में कम से कम 1 महीने का गैप होना चाहिए। द अमाउंट कॉल ऑन द नॉट एक्सिस्ट 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। एक कॉल पे जो अमाउंट कॉल किया जा रहा है वो नॉमिनल प्राइस के 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड शेयर होल्डर शेल बी इन्फॉर्म एटलीस्ट 14 डेज बिफोर लास्ट डेट ऑफ कॉल। और शेयर होल्डर को 14 दिन का टाइम देना है, जब उनको इन्फॉर्म किया गया उसके 14 दिन के अंदर अंदर उनको पैसा देना होगा। अमाउंट ऑन कॉल ऑल शेयर ऑफ कैटेगरी शुड बी इक्वल। जो भी पैसा मांगे वो सारे कैटेगरी के शेयर हैं उन सबको सेम तरीके से पैसा मांगा जाएगा। और इफ़ एनी शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट अलॉटमेंट एंड कॉल अप टू ड्यू डेट, देन कंपनी में चार्ज इंटरेस्ट on arrear amount due after
ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट टू द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट 10% पर एनम अकॉर्डिंग टू टेबल एफ। अगर कोई पैसा मान लो ड्यू रह जाता है अलॉटमेंट और कॉल पे, तो कंपनी उस पर 10% इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। और कभी कभी क्या होता है, एडवांस दे देते हैं कोई पर्सन, तो कॉल इन एडवांस पे जो है 12% पर एनम की रेट से कंपनी को इंटरेस्ट देना होगा। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, एरियर पे 10% चार्ज होगा। अगर कंपनी का अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है तो टेबल एफ जब फॉलो की जाती है तो कॉल इन एरियर पे 10% की रेट से इंटरेस्ट चार्ज होता है अगर किसी शेयर होल्डर का ड्यू है तो, और कॉल इन एडवांस पे 12% अगर किसी ने एडवांस दे दिया है तो ये प्रोविजंस फॉलो करने होते हैं इश्यू ऑफ शेयर के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज में सबसे पहले हम अदर देन केस को समझते हैं। तो सबसे पहले इन द केस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन केस, तो कोई बिजनेस अगर खरीदा जाए या कोई एसेट्स खरीदी जाए उसके बदले में जो शेयर इशू किए जाते हैं उसको बोलते हैं अदर देन केस। तो उसमें सबसे पहले ऑन द परचेज ऑफ बिजनेस और एसेट्स, अगर एसेट्स खरीदी है तो एंट्री होगी, जो भी एसेट्स खरीदी है एसेट्स डेबिट टू वेंडर, वेंडर में बेचने वाले का नाम आ जाएगा, एसेट्स डेबिट हो जाएगी। और मान लो पूरा बिजनेस खरीदा है तो यहाँ पे एंट्री हो सकती है ऑल एसेट्स डेबिट टू ऑल लाइबिलिटीज टू वेंडर। और जब इशू किया जाएगा शेयर तो दो तरीके से शेयर इसमें इशू किया, अगर एट पार इशू किया जा रहा है तो शेयर एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और दूसरा है अगर प्रीमियम पे किया जा रहा है तो वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो और सिक्योरिटी प्रीमियम वाले केस में आपको जो भी इश्यू प्राइस है उसका डिवाइडेशन कर देना है परचेज कंसिडरेशन में, तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। और सेकंड हम समझते हैं, ये तो बिजनेस परचेज की एंट्री हुई या एसेट्स परचेज की, उसके बदले में शेयर इशू करने की, इससे रिलेटेड हम आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी समझेंगे। अब दूसरा है इसमें इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर फॉर देयर सर्विस। प्रमोटर जो होते हैं, जो स्टार्टिंग में कंपनी जो है वो बनने से पहले कंपनी बनाने का जो है आइडिया जिनके दिमाग में आता है और उसके लिए वो सारा जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करते हैं और कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वो प्रमोटर कहलाते हैं। तो प्रमोटर ने जितनी भी सर्विसेज दी है कंपनी बनाने के लिए उसके बदले में उनको शेयर इशू किए जाते हैं, वो भी कंसिडरेशन अदर देन केस में आते हैं। उसकी एंट्री होती है इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस ऑब्लिक गुडविल डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये हुई अदर देन केस की एंट्री। अब हम समझते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। तो इसमें सबसे पहले एट लमसम पूरा पैसा अगर एक साथ लिया जाए तो उसमें एंट्री होगी एप्लीकेशन के लिए बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और ये पैसा कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा, उसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर है इसमें सेकेंड, अगर प्रीमियम पे इशू किया जाए तो एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और फिर उसको ट्रांसफर करने की एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। उसके बाद हम करते हैं यही पैसा अगर इंस्टॉलमेंट में लिया जाए तो एंट्रीज जो है वो बढ़ जाएंगी। पूरा पैसा एक साथ है तो यहाँ पे दो एंट्री हो रही है, एक तो रिसीव करने की, एक ट्रांसफर करने की। और जैसे ही हम इसको इंस्टॉलमेंट में करते हैं तो अलग अलग इंस्टॉलमेंट पे रिसीव करने की और ट्रांसफ़र करने की एंट्री जो है इसमें हम समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है, उसकी एंट्री होती है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, और उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो इसका पैसा जो है वो रिफंड किया जाएगा, उसके लिए एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू बैंक आ जाएगा। फिर अलॉटमेंट का जब हम पैसा मांगेंगे तो पहले ट्रांसफ़र करेंगे फिर रिसीव करेंगे, तो ट्रांसफ़र करने की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगर शेयर एट पार इशू किया गया है। और वही शेयर अगर प्रीमियम है और प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है तो इसकी जगह एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर हम समझते हैं अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है और एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशन का है और वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है तो उसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। उसके बाद है रिफंड करने की एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, जैसा अभी बात करी थी। फिर है
अलॉटमेंट पे पैसा रिसीव करने की एंट्री, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। और फिर कॉल से रिलेटेड एंट्रीज, तो जब भी हम पैसा मांगेंगे फर्स्ट कॉल का तो उस टाइम पे एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, और पैसा रिसीव करने की बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। इसी टाइप से सेकंड की एंट्री होगी सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू कैपिटल, और रिसीव करने की बैंक टू सेकंड एंड फाइनल कॉल। और कभी कभी जब पैसा एडवांस मिल जाता है तो उसके लिए एंट्री करेंगे बैंक टू कॉल इन एडवांस, वो उसके साथ हो जाएगी जिस कॉल के साथ एडवांस है। और इसमें ये भी ध्यान रखना है, जनरल एंट्री ऑन कॉल इन एडवांस कैन बी मेड अलोंग विद द बैंक एंट्री एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट और कॉल। जो भी हो, अलॉटमेंट के साथ एडवांस है तो वहाँ पे एंट्री हो जाएगी बैंक टू अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस, कॉल के साथ एडवांस है तो बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल इन एडवांस। इस टाइप से आपको एंट्री करनी है। अब कॉल इन एडवांस का वापस एडजस्टमेंट करना होता है हमें, उसकी एंट्री भी हम यहाँ समझते हैं। ऑन द एडजस्टमेंट ऑफ अबव कॉल इन एडवांस, जब भी कॉल इन एडवांस का हम एडजस्ट करेंगे तो जो भी कॉल इन एडवांस है उसके साथ रिलेवेंट कॉल को क्रिएट कर दिया जाएगा और ये एडजस्ट हो जाएगा। और प्रैक्टिकल हम क्वेश्चन में भी इन एंट्रीज को और अच्छे से समझेंगे। फिर अगर इंटरेस्ट के लिए एंट्री है तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस टू बैंक दे दिया है तो, और नहीं दिया है तो यहाँ बैंक के ओब्लिक में सन्ड्री मेंबर्स आ जाएगा। और कॉल इन एरर से रिलेटेड एंट्री है तो कॉल इन एरर डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और जब उस पर पैसा मिलेगा कॉल इन एरर का बाद में तो उसकी एंट्री होगी बैंक टू कॉल इन एरियर। और इस पर इंटरेस्ट कंपनी रिसीव करती है तो उसकी एंट्री होती है बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर। तो ये थी जनरल एंट्रीज। इन एंट्रीज को हम और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अच्छे से समझेंगे। तो ये समझा हमने प्रोसीजर और उससे रिलेटेड एंट्रीज। थैंक यू।